गुड आफ्टरनून एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो यूपीपीएससी का प्रीलिम्स आ रहा है, पीसीएस का प्रीलिम्स आ रहा है एंड उसमें काफ़ी सारा यूपी स्पेशल से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की पूछी जाती हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग उसी पर्सपेक्टिव से यूपी का जितना भी एस्पेक्ट हो सकता है उसको हम कवर करेंगे। और इन वीडियोस के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप इनको देख के आप जल्दी से रिवीजन कर सकें। जो फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन आपको नहीं आती हो वो भी आप इसको देख के आप कवर कर सकें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस का स्पेशल, और सब्जेक्ट क्या है? एंशियंट हिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वैदिक पीरियड से स्टार्ट करते हैं। वैदिक पीरियड कब से कब तक होता है? वैसे 1500 से 500 बीसी जोड़ते हैं। इसमें बोथ अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक इंक्लूडेड होता है। तो सबसे पहले वैदिक जो पूरा ओवरऑल वैदिक पीरियड है उसके टाइम में उत्तर प्रदेश जैसा आज राज्य है वैसा पहले नहीं होता था। पहले एक बड़ा सा रीजन हुआ करता था जिसमें काफ़ी सारे टेरिटरीज आती थी, और उस पूरे रीजन को, उस पूरी जगह को मध्य देश कहा जाता था। तो उत्तर प्रदेश का एंशियंट टाइम का नाम था मध्य देश। Its history is closely related to the history of North India because Uttar Pradesh has been fertile part between Delhi and Patna. तो जितनी भी नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री रही है कहीं ना कहीं वो पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड रही है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है दिल्ली और पटना के बीच का जो फर्टाइल एरिया है उसके बीच में लोकेटेड रहा है। देयर इज लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स प्री हिस्टोरिक पीरियड। लिटिल इंफॉर्मेशन। The instruments and weapons recovered from excavation at Mirzapur, Bundelkhand region and belonging to the old and the new stone period and articles of the Harappan period excavation at Alamgir in Meerut district reminds of the very distant past of this province. तो वैदिक पीरियड के पहले का बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश का नहीं मिलता है, मध्य देश का नहीं मिलता है। हालांकि जो स्टोन एज रही है, स्टोन एज के अलग अलग पीरियड में जो मिर्ज़ापुर है, बुंदेलखंड है, वहाँ पे कुछ अवशेष मिले हैं स्टोन एज के उत्तर प्रदेश में, और वहाँ के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन मिले हैं। और हड़प्पन पीरियड से भी की एक साइट है जिसका नाम है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। वहाँ से कुछ खुदाई करके हमें एविडेंस मिलता है उत्तर प्रदेश का। तो अब आते हैं हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड, जो कि 1500 से 1000 बीसी के पीरियड में पड़ता है। द वैदिक पीरियड इज द पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हेन वैदिक संस्कृत टेक्स्ट सच एज द 4 वेदास, ब्राह्मण एंड आर्यंग एंड उपनिषद वर कंपोज्ड. The associated culture, sometimes referred to as the Vedic civilization, was centered around Indo-Gangetic plain. तो ये जो पूरा सिविलाइजेशन है ये कहाँ पे बेस्ड था? इंडो गैंजेटिक प्लेन में। और इसी टाइम पे जो वैदिक पीरियड है, वैसे हम अभी अर्ली वैदिक की बात कर रहे हैं, वैदिक पीरियड में 4 वेदास लिखे गए थे और जितने भी मेजर रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनको लिखा गया था। लिटरेरी स्कॉलर्स प्लेस द वैदिक पीरियड इन द सेकेंड एंड द फर्स्ट मिलेनियम बीसी कंटिन्यूइंग अप टू द 6th BCE. This civilization is the foundation of the Hinduism and the associated Indian culture that is known today. अर्ली वैदिक टाइम का, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द ऋग वेदा, जो 4 वेद में से एक वेद होता है ऋग्वेद, वो ऋग वेद जो है वो अर्ली वैदिक टाइम पे कंपोज होता है। वी गेट सम सिंथेसाइज्ड हिस्टोरिकल अकाउंट्स व्हेन आर्यन स्टार्टेड लिविंग एट सप्त सिंधु। तो शुरुआत के टाइम पे आर्यन जो है मध्य देश के रीजन में नहीं रहते थे, वो लोग सप्त सिंधु, इंडस वैली और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास रहते थे। और अर्ली वैदिक पीरियड का सारा एविडेंस, ज़्यादातर हिस्टोरिकल एविडेंस, पॉलिटिकल एविडेंस, जोग्राफिकल एविडेंस हमें ऋग्वेदा से मिलता है, जितना भी हिस्टोरिकल अकाउंट है। फर्स्ट फेमस फैमिलीज ऑफ आर्यंस वर कॉल्ड द पंचजन एंड दे वर पुरु, तुर्वासु, यादु, अनु एंड ध्रुया. Besides that, one more famous class was भारत. तो अर्ली वैदिक टाइम पे ऐसी ट्राइब्स हुआ करती थी अलग अलग, तो अलग अलग ट्राइब्स को जन कहा जाता था। एंड ऐसे करके वहाँ पे 5 मेजर ट्राइब्स हुआ करती थी जिनको पंचजन कहते हैं। उनका नाम था पुरु था, तुर्वासु था, यादु, अनु एंड ध्रुया, और उनके अलावा भारत। ये आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में अक्सर पूछते हैं। आपको स्टेटमेंट दे देंगे, आपको ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ द अबव टाइप के ऐसे क्वेश्चन जिससे बनते हैं।
उसके बाद ग्रेजुअली आर्यंस एक्सपैंडेड देयर टेरिटरीज टुवर्ड्स द ईस्ट. देयर विक्टरीज ओवर द कौशल एंड द विदेह नॉर्थ विहार आर ब्यूटिफुली नरेटेड इन द शपथ ब्राह्मण. तो शुरुआत में क्या है, अर्ली वैदिक पीरियड में सप्त सिंधु में थे वो लोग, बाहर एक्सपैंड नहीं किए थे गैंजेटिक वैली की तरफ, और लेकिन ओवर द टाइम, समय के साथ साथ वो लोग और ईस्टवर्ड्स एक्सपैंड होते गए. और जितने भी किंगडम्स होते थे, जैसे अवध का किंगडम को कौशल कहा जाता था, नॉर्थ बिहार के किंगडम को विदेह कहा जाता था, इनका अगेंस्ट फाइट करके जो किंगडम्स हुआ करते थे आर्यन किंगडम्स, इनका एविडेंस कौन से लिटरेचर में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण टेक्स्ट में मिलता है. ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है. लेटर वैदिक पीरियड के बारे में अब देखते हैं हम लोग. एज द टाइम पास द सिग्निफिकेंस ऑफ द सप्त सिंधु डिमिनिश्ड एंड द रीजन्स लाइक कुरु, पांचाल, काशी एंड कौशल सिचुएटेड बिटवीन द गंगा एंड द श्रावस्ती रिवर्स बिकेम द न्यू सेंटर्स ऑफ कल्चर. तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया, पहले जो सिविलाइजेशन थी वो सप्त सिंधु और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में बसी हुई थी. वहाँ के जो रिवर्स, इंडस रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज थे वो वहाँ के लिए प्रोवाइड करती थी. लेकिन समय के साथ आयरन की खोज के साथ क्या हुआ, टूल्स आ गए आयरन के. अब उनसे स्ट्रॉन्ग एक्सेस बनने लगी, उनसे प्लाउज बनने लगे. उनकी मदद से क्या हुआ, पेड़ और डिफॉरेस्टेशन होता गया, पेड़ कटने लगे, नए नए एरियाज में लोग जाके सेटल होने लगे. जो फॉरेस्ट एरिया था वो एग्रीकल्चरल एरिया बन गया, और फिर वहाँ से पॉपुलेशन और बढ़ती गई. जैसे पॉपुलेशन और बढ़ती गई, उन्हें नया एरिया चाहिए होता था एक्सपैंड करने के लिए, सेटल होने के लिए. तो ये पूरा प्रोसेस होता है लेटर वैदिक पीरियड में. और लेटर वैदिक के पीरियड में लोग सप्त सिंधु से ईस्टवर्ड शिफ्ट होकर इंडो गैंजेटिक वैली, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में आ जाते हैं, जहाँ पे गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के अराउंड अलग अलग किंगडम्स बसाते हैं. और उसके आखिर में आते आते, लेटर वैदिक पीरियड के आते आते, कुरु, पांचाल हो गया, काशी हो गया, कौशल हो गया, ऐसे सेंटर्स जो हैं इंपॉर्टेंट बनते गए. These places are regarded as sacred because according to Hindu mythology, the great people of the Ramayana and the Ramayana and Mahabharat period belonged to them. The Panchal king Pravahan Jaywali became the immortal for his good deeds. तो इन चीज़ों का, इन हिस्टोरिकल अकाउंट है यहाँ का, रामायण और महाभारत से भी मिलता है. और जो पांचाल किंग प्रवाहन जयवली थे उनका भी काफ़ी ज़्यादा जिक्र है इनमें. सम ऑफ द स्मृति एंड पुराण्स वर ऑल्सो रिटेन इन दिस स्टेट. तो उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि कुछ स्मृतिज और पुराण जो होते हैं वो भी यहाँ पे लिखे गए हैं. और उसके अलावा लेटर वैदिक पीरियड में गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, महाकलीपुत्र गौशल हो गए, जो अलग अलग रिलीजियस लीडर्स हैं जिन्होंने स्टैब्लिश किए हैं रिलीजन्स, वो भी उत्तर प्रदेश में ही बॉर्न हुए थे. अब ग्रेट थिंकर्स ब्रॉट अबाउट रेवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश इन 6th सेंचुरी बीसी. ये कब एग्जिस्ट करते थे, 6th सेंचुरी बीसी में. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है. जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं उसको मार्क कर रहा हूँ, वो आपको ध्यान में रखना है. हु वॉज बॉर्न एट द श्रवण नियर श्रावस्ती वॉज फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट. तो आजीविका सेक्ट के फाउंडर कौन थे, महाकलीपुत्र गौशल. 6th सेंचुरी बीसी में कहाँ पे बॉर्न हुए थे, श्रवण, जो कि कहाँ पर है, श्रावस्ती में. उसके बाद महावीर जो हैं 24th तीर्थंकर थे ऑफ जैन, वॉज बॉर्न इन बिहार बट हैड अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स इन उत्तर प्रदेश. और पाव वॉज इन रेस्टिंग प्लेस. तो जो महावीर थे, बिहार में उनकी बर्थ हुई थी, वो 24वें तीर्थंकर थे. बिहार में भले ही उनका जन्म हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे. और पाव एक जगह है जहाँ पे उन्होंने प्राण त्याग दिए थे. ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं. उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में सेवरल तीर्थंकर सच एज परसावंत, सांभरनाथ एंड चंद्रप्रभा वर बॉर्न इन डिफरेंट सिटीज इन स्टेट एंड अटेंड कैवल्य हेयर. तो जैसे महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे. उनसे पहले और भी तीर्थंकर जो आ चुके हैं, उनमें से परसावंत, संभरनाथ और चंद्रप्रभा जो है, वो भी, उन्होंने भी यहाँ पे कैवल्य अटेन किया, मतलब स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट अटेन किया उन्होंने. रिमेन्स ऑफ अ मैग्निफिसेंट जैन स्तूपा हैज बीन डग आउट नियर कंकाली टीला इन मथुरा. क्या मिला है, यहाँ पे एक जगह है कंकाली टीला जो मथुरा में है. वहां से जैनिज्म का एविडेंस मिला है. कैसे, क्योंकि वहां पे जैन स्तूप था. वाइल जैन श्राइन्स built by the early middle age are still preserved in the दियोगढ़, चंदेरी एंड अदर प्लेस. तो
जो कंकाली टीला है मथुरा में, चंदेरी है ये, और दियोगढ़ है, यहाँ पे जैनिज्म का एविडेंस मिलता है। यहाँ से ये जैनिज्म से एसोसिएटेड प्लेस हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आपको मैच द फॉलोइंग में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेवरल लार्ज किंगडम अरोज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड एंड इट्स प्रोटेक्शन। तो लेटर वैदिक पीरियड में आते आते थोड़ा लैंड की जो वैल्यू है, लैंड से जो अटैचमेंट है, लोग क्योंकि पहले ट्राइब्स होती थी, अलग अलग जगह माइग्रेट करते थे, एक जगह सेटल नहीं होते थे। लेकिन एग्रीकल्चर और आयरन की डिस्कवरी के बाद लोग एक जगह सेटल होने लगे। जब लोग एक जगह सेटल होने लगे तो उस लैंड के प्रति, उस जमीन के प्रति उनका थोड़ा भाव और बढ़ गया, और उसी के बाद से उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी प्रोटेक्शन के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए जाने लगे। The later Vedic period was marked by rise of 16 महाजनपद referred in some of the literature. Later Vedic period के आखिर में आते आते 16 महाजनपद आ जाते हैं। Power of the king greatly increased. Rulers gave themselves titles like एकरथ, सर्वभूमि एंड चक्रवर्ती। तो जैसे जैसे किंगडम्स और बड़े होते गए यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में, तो यहाँ पे आते आते एक पर्टिकुलर हायरार्की बन गई, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, पॉलिटिकल हायरार्की, जहाँ पे एक रूलर होता था, उसके सब्जेक्ट होते थे। पहले क्योंकि ट्राइब्स होती थी, ट्राइब्स में ऐसा सिस्टम नहीं होता था, वो एक एगैलिटेरियन स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब किंगडम्स बनने लगे, किंगडम्स में एक प्रॉपर मोनार्की वाला सिस्टम होने लगा, उसमें किंग की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई, और जो किंग्स होते थे अपनी इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए अलग अलग बड़े बड़े टाइटल्स या टाइटल्स एज्यूम कर लेते थे। जैसे एकरथ हो गया जिसका मतलब है वन रूलर, सर्वभूमि हो गया रूलर ऑफ ऑल अर्थ, चक्रवर्तिन हो गया प्रोटेक्टर ऑफ लैंड हो गया। तो इन अलग अलग टाइटल से वो अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी शक्ति, अपनी पावर, अपना इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश करते थे, और ये वाले टर्म्स आपको याद रखने हैं। द किंग्स परफॉर्म सैक्रिफाइसेस लाइक राजसूया। राजसूया यज्ञ होता है जिसमें रॉयल कॉन्सिक्रेशन होता है। वाजपेय सैक्रिफाइस होता है जो कि चैरियट रेस होता है, और अश्वमेध सैक्रिफाइस होता है जो कि हॉर्स सैक्रिफाइस होता है। ये भी आपको, ये सैक्रिफाइस और इनके मीनिंग आपको ध्यान में रखने हैं। कोरोनेशन सेरेमनी मतलब जहां पे राजा घोषित किया जाता था, राजा को मुकुट पहनाया जाता था, वॉज अ मेजर सोशल ओकेजन। सेवरल फंक्शनरीज केम इनटू बीइंग इन एडिशन टू द पुरोहित एंड द सेनानी। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉपुलेशन के बढ़ते बढ़ते एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपैंड होने लगा और कॉम्प्लेक्स होने लगा। तो जैसे पुरोहित होते थे, सेनानी और ऐसे ऑफिशियल्स आने लगे, उनके अलावा और भी ऐसे ऑफिशियल्स लेटर वैदिक पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन में आने लगते थे। अब इसके बाद करते हैं बात महाजनपद की। तो लेटर वैदिक पीरियड के बाद आपका महाजनपद वाला पीरियड आता है। इनका मतलब होता है ग्रेट किंगडम, काफी बड़े राज्य, काफी बड़े राज्य। एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो होते हैं कुछ, जैसे अंगुत्र निकाय हो गया, मेक frequent reference to 16 महाजनपद which were in existence before the time of बुद्धा। इससे ऐसे सवाल आपको पूछ सकते हैं, यही स्टेटमेंट दे दें लेकिन बिफोर को ये लोग आफ्टर में चेंज कर दें, और आपसे पूछा जाए करेक्ट है कि नहीं। अग्नोत्र निकाय कितने महाजनपद रेफर करता है? 16 करता है। आपको 5-6 टेक्स्ट दे देंगे और उसमें से चूज करना होगा कि महाजनपद का जिक्र किसमें है, उसमें से आप ये भी लिखेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंशियंट इंडो आर्यंस अपीयर्स टू हैव स्टार्टेड विद द सेमी नोमैडिक ट्राइबल यूनिट कॉल्ड जन। These early Vedic Jan later coalesced into Janpad of the epic age. By circa 600 BC, many of these Janpad had further evolved into larger political entities. तो ये कहना चाह रहा है कि महाजनपद बने कैसे। पहले छोटी ट्राइबल यूनिट्स होती थी जिनका नाम होता था जन। उसके बाद काफी सारी ट्राइबल यूनिट्स जो हैं आपस में मिल गई, कंबाइन हो गई, उनको कहा जाने लगा जनपद। और जब जनपद साइज में और एक्सपैंड हो गए और बड़े एरिया को कैप्चर कर लिया, उनमें लोग और बढ़ गए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ गई, ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होने लगा, तब एक प्रॉपर किंगडम इस्टेब्लिश हो गया जिनका नाम होता था महाजनपद। तो जन, उसके बाद जनपद,
एंड उसके बाद महाजनपद बना। उसके बाद अनदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट दीघ निकाय मेंशंस ओनली फर्स्ट 12 महाजनपद एंड ओमिट द लास्ट 4 इन द अबव। तो अग्नोत्र निकाय के अलावा दीघ निकाय भी एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि आपके महाजनपद के बारे में बात करता है और उसमें सिर्फ 12 मेंशन है। द जैन भागवती सूत्र गिव्स स्लाइटली डिफरेंट लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अलावा जैन टेक्स्ट भी बात करते हैं, कौन सा? भागवती सूत्र, किसके बारे में? महाजनपद के बारे में। तो ये एविडेंसेस हो गए वहां महाजनपद के बारे में। इसके अलावा जो 16 महाजनपद होते थे असल में कहाँ कहाँ होते थे ये भी आपका जानना जरूरी है, और उनके कैपिटल क्या होते थे ये भी आपका जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे नॉर्थ में होता था कंबोज, जहां महाजनपद होता था। फिर उसके नीचे नॉर्थ वेस्ट में एक और होता था गांधार महाजनपद होता था, जिसका कैपिटल होता था तक्षशिला। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, थोड़ा ईस्ट साइड में आते हैं, तो दिल्ली, उत्तराखंड या हरियाणा वाला जो एरिया है उस टाइम पे वहां पे कुरु महाजनपद होता था, जिसका कैपिटल होता था हस्तिनापुर। उसके बाद थोड़ा और ईस्ट में आके थोड़ा नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश के अगर बारे में वाला जो रीजन है वहां के महाजनपद को पंचाल कहते थे, और वहां का कैपिटल होता था अहिचित्र और कंपिल्या। और उसके बाद होता था यहाँ पे नेपाल बॉर्डर के पास में गंगा रिवर के ऊपर कौशल महाजनपद होता था। उसके बाद और ईस्ट में आके बनारस के रीजन के थोड़ा नॉर्थ में मल्ला महाजनपद होता था, जिसका कैपिटल होता था कुशीनार। उसके और आगे आते यहाँ पे एक वृज्जी महाजनपद होता था, जिसका कैपिटल होता था वैशाली। जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाला रीजन है वहां के महाजनपद का नाम होता था अंग, जिसका कैपिटल था चंपा। जो बनारस वाला एरिया है वो भी पूरा एक महाजनपद होता था, जिसका कैपिटल होता था काशी। जो आपका बिहार वाला पूरा रीजन है उस महाजनपद का नाम होता था मगध होता था, और उसका कैपिटल होता था पाटलिपुत्र। यमुना नदी के साउथ में जहां पे वो गंगा से मिलती है वहां के महाजनपद का नाम होता था वत्सा, जिसका कैपिटल था कौशाम्बी। उसके बाद आपका दिल्ली से साउथ में आते हैं जब, तो फिर आपका महाजनपद पड़ता है शौरसेना इस रीजन में, जिसका कैपिटल होता है मथुरा। उसके नीचे साउथ में महाजनपद होता है मत्स्य, जिसका कैपिटल होता है विराटनगर। और उसके नीचे कैपिटल होता है महाजनपद होता है अवंती, जिसका कैपिटल होता है उज्जैन। और फिर आता है यहाँ पे आपका महाजनपद छेदी, जिसका कैपिटल होता है सुक्तिमती। और सबसे सदर्न जो महाजनपद है वो आपका आता है असाक, जिसका कैपिटल होता है पोटाली। तो ये वाले जो आप देख रहे हैं इससे काफी सारे सवाल बन जाते हैं। आपको महाजनपद दे देंगे और आपको ये बताएंगे कैपिटल से मैच द फॉलोइंग करने को, या स्टेटमेंट देंगे कि इस महाजनपद का कैपिटल ये है, ये करेक्ट है कि नहीं। और इस एरिया में भी बोल देंगे किस रिवर के आसपास कौन सा महाजनपद था। ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस रीजन में कौन कौन से महाजनपद आते थे ये आपको जानना जरूरी है। अब इसके बाद आते हैं, महाजनपद के बाद आता है एज ऑफ बुद्धा। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्धा वॉज born in Lumbini in Nepal. His father King Suddhodhan was the ruler of a small state Kapilvastu, जो कि अब सिद्धार्थ नगर में है। His mother Maya belonged to the ruling family of another small state Dioda, now in Dioria. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको उनके बैकग्राउंड से याद रखने कि कहाँ वो बॉर्न हुए थे, लुम्बिनी नेपाल में। उनके फादर सुद्धोधन कहाँ के रूलर थे? कपिलवस्तु, जो कि सिद्धार्थ नगर में है। और उनकी मदर दियोदा रीजन, जो कि अब दियोरिया में है, वहां से थी। द बुद्धा अटेंड एनलाइटनमेंट एट बोधगया इन बिहार, बट इट वॉज इन सारनाथ उत्तर प्रदेश दैट ही प्रीच, सारनाथ इन उत्तर प्रदेश दैट ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि उन्हें एनलाइटनमेंट कहाँ पे मिला? बोधगया में। उन्होंने पहला प्रवचन या फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया? आपका ये सारनाथ में। और उसके अलावा और वहीं से सारनाथ से ही उन जो संघ होता है, ऑर्डर होता है, वहां की शुरुआत हुई। और दूसरी नोटेबल प्लेसेस उत्तर प्रदेश में हैं, जैसे कुशीनार है और कुशीनगर, जैसे हमने पढ़ा था अभी इससे पहले। कुशीनार जो है कौन सा जनपद में आता है? मल्ला जनपद में आता है कुशीनार।
इन देवरिया वेर ही अटेंड परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण जहाँ पे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। श्रावस्ती उनसे एसोसिएटेड एक जगह है, कैपिटल ऑफ किसाल, वेर ही परफॉर्म्ड अ ग्रेट मिरेकल। एंड संकास्य संकासिया कहाँ पे, एटा डिस्ट्रिक्ट में, वेर अनदर मिरेकल ऑफ हिज लाइफ अकर्ड। तो ये प्लेसेस एसोसिएटेड जो हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको पूछ लेंगे, कोई प्लेसेस दे देंगे और उनकी लाइफ से रिलेटेड इवेंट दे देंगे और आपको करना होगा मैच। तो डिस्क्राइब उत्तर प्रदेश एज क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। Besides Buddhism, Jainism, पौराणिक ब्राह्मणिज्म also had deep root in the state। तो जैन अलग अलग रिलीजन्स की का बर्थ हुआ है उत्तर प्रदेश में, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, और उनके अलावा जो पौराणिक ब्राह्मणिज्म है वो भी यहाँ पे इनिशिएट हुआ है। द मथुरा कैन बी सेड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ इंडियन स्कल्पचर। उसके बाद करते हैं मगध की। मगध कहाँ पे आता है? आपका जो ये पूरा मगध महाजनपद है बिहार के आसपास वाला, ये है। द मगध फॉर्म वन ऑफ द 16 महाजनपद द रीजन्स इन एंशिएंट इंडिया। द कोर ऑफ महाजनपद वाज अ पोर्शन ऑफ बिहार लाइंग साउथ ऑफ द गंगा विद इट्स कैपिटल एट राजगृह। तो उसका शुरुआत का कैपिटल कहाँ था? राजगृह में था, जो कि अभी राजगीर में है। मगध एक्सपैंडेड इनटू to include eastern Uttar Pradesh, most of the Bihar and Bengal with the conquest of Lichavi and Anga respectively। आगे चल के मगध जो है ये एक्सपैंड हुआ और एरिया टेरिटरीज को कैप्चर किया, जैसे लिच्छावी किंगडम हो गया, अंगा किंगडम हो गया, और कहाँ पे एक्सपैंड हो गया? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बंगाल में। एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध इज मेंशन्ड इन रामायण, महाभारत, पुराण एंड हेविली मेंशन इन बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। तो ज्यादातर बुद्धिस्ट जैन टेक्स्ट हो गए उनमें मगध का मेंशन होता है, और इसके अलावा रामायण, महाभारत और पुराण में भी होता है। द फर्स्ट रेफरेंस टू द मगध अकर्स इन द अथर्ववेद, द फर्स्ट रेफरेंस, वेयर दे आर फाउंड लिस्टेड अलॉन्ग विद द अंग, गांधारी एंड मुजावत, द डिस्पाइस्ड पीपल। The Magad kingdom included republican communities such as Rajkumar. Villages had their own assemblies under their local chiefs called Gramaks. Their administration were divided into judicial, executive and military function। तो मगध में जो कुछ कम्युनिटीज हुआ करती थी वो रिपब्लिकन भी हुआ करती थी, सिर्फ मोनार्कियल नहीं होती थी। और उनके ऑफिशियल्स का नाम होता था, जैसे राजकुमार हो गए, लोकल चीफ होते थे उनको ग्रामक कहते थे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो वेल ऑर्गेनाइज था, उसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और मिलिट्री ब्रांचेस हुआ करती थी।